हेलो। नमस्कार साथियों। आप सभी की बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और इसी बीच राजस्थान सरकार ने एक खुशखबरी हम सभी को दे दी है कि कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसके आवेदन फॉर्म शुरू होने वाले हैं बहुत ही जल्द। और कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर मुख्यालय का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि युवाओं बेरोजगारों की मांग को उन्होंने सुना और कांस्टेबल भर्ती को निकाला। तो चलिए साथियों, आप बिना किसी समय गवाए जुड़ जाइए मुझसे और मैं लेके आया हूँ आपके लिए विज्ञप्ति पूरी। इसको सारी डिटेल्ड वाइज अपन अध्ययन करेंगे। कहा कुछ ऐसी अनोखी बात जो आपके लिए लिखी हैं, आपके उस श्रेणी के लिए लिखी हैं, जिसको पढ़कर जिसको समझकर हम आवेदन करेंगे या फिर अपनी तैयारी को और धार देंगे। क्योंकि आप सभी जो सीईटी वैलिड पास बच्चे हैं वे ही इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो सीईटी में आपने बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर किया था, तो इसमें भी हम बहुत अच्छे से उसको धार देंगे। तो विज्ञप्ति को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं ये वीडियो पीडीएफ में इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप इस पीडीएफ या विस्तृत विज्ञापन के एक एक शब्द को इस प्रकार से समझें जैसे कि आपने पहले नहीं समझा है। और बहुत से विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं कि विस्तृत विज्ञापन को न पढ़कर सीधा ही तैयारी में जुट जाते हैं। कहीं ना कहीं एक लाइन या ऐसे कोई शब्द हैं जो उनको आगे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम ये सारी चर्चाएं करते चलेंगे और एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता चलूँगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि कांस्टेबल में वैलिडेशन सीनियर सेकेंडरी लेवल पास वाले विद्यार्थी ही हैं जो 2024 में पास हुए थे, तो वे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी ये विज्ञप्ति और उसके बाद 28 अप्रैल से लगाकर 17 मई यानी कुल 20 दिवस आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सभी निश्चिंत रहिए और जल्दी से जल्दी जैसे ही फॉर्म डेट शुरू हो 28 अप्रैल, उसके बाद आप अपने आवेदन को बोर्ड के साथ आवेदन को कर लीजिएगा, क्योंकि आवेदन में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मित्र हैं जो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अपना इंतज़ार करते हैं, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो चलिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ होगा तो हम ज़रूर आपको बतलाएंगे। अब बात करते हैं कि इस पॉइंट के बारे में। इसमें सारा यही लिखा हुआ है कि आपको बिना इंतज़ार किए देखिए ऑनलाइन आवेदन कर लेना है और फिर भी उसमें कोई अगर त्रुटि रहती है तो 300 रुपये का शुल्क देकर आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। लेकिन संशोधन केवल आप जिला यूनिट और पद में ही कर पाएंगे, इस बात को खास ध्यान रखें। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखें। आवेदक द्वारा एक ही आवेदन किया जा सकेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ही बटालियन यूनिट के लिए आप एक ही आवेदन करेंगे, तो आपको दो आवेदन नहीं करने हैं। आप ये सोचेंगे मैं 2 जगह से परीक्षा देकर दोनों मेरिट आ जाऊंगा, नहीं, जिला लेवल पर मेरिट निकलेगी, लेकिन आप एक ही आवेदन करें तो आपका एक ही आवेदन माना जाएगा। अब आप सबको पता है, सबसे पहला अपना बिंदु है कि आवेदन प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो आप सभी को पता है, SSO ID से लॉगिन करके आपने OTR जो किया हुआ है उसमें आपकी जो कैटेगरी की क्वेश्चन शोधित होती है, तो आप फीस पे करके उसके बाद आप फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। सारी बातें इसमें वही लिखी हुई हैं। फिर एक बार आपको मैं बता दूं कि OTR जिस बंदे ने पहले कर रखा है उसको इसमें फीस वापस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस OTR के बाद आपकी कोई कैटेगरी में परिवर्तन होता है तो आप वो कैटेगरी वाइज शुल्क का भुगतान कर लीजिए और उसके बाद अपने विस्तृत आवेदन पत्र को भर लीजिए। साथियों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय लाना अनिवार्य होगा। यानी कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी प्रिंट आउट आपके पास रखें, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों रखें, ताकि आप जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए लिखित परीक्षा में तो आप PET PST के समय उसको साथ ले जाना अनिवार्य है। इस बात को कतई भूलिएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान रखें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और पंजीयन शुल्क के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ कर लेंगे। साथियों, जिसने SSO ID के लॉगिन से एक बार पंजीयन प्रणाली यानी कि OTR कर लिया है उनके लिए तो फीस देखिए, सामान्य क्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर आवेदकों के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति TSP और सहरिया के लिए 400 रुपये। यहाँ बात वापस दोहरा रहा हूँ, CET परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान OTR लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई आपको पंजीयन शुल्क देना
नहीं है। इस बात को आप भली बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भर्ती हेतु रिक्त पदों की क्या गणित है, तो आप सभी को पता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% होगा। उसके बाद भी अगर आपको मैं बता दूं कि जो भूतपूर्व सैनिक साहब हैं उनके लिए 12.5% आरक्षण दे होगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दे होगा। लेकिन महिलाओं के लिए एक यूनिक बात इस बार है जो बोर्ड ने लागू किया है, मैं आपको आगे बताता हूँ। महिलाओं के लिए आप सभी को पता है 33% आरक्षण है। महिलाओं के लिए एक छोटी सी न्यूज़ और देता हूँ कि जो पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी बटालियन विज्ञापित में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो आप ध्यान रखें, ये महिलाओं के लिए अच्छा संकेत है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद आरक्षित हैं, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टीएसपी क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या विशेष है, तो आप टीएसपी का जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको 1 जनवरी 1970 से पूर्व वहाँ के निवासी हैं तो आपका बना हुआ होगा। और टीएसपी में आप सभी को पता है अनुसूचित जनजाति 45% आरक्षण है, अनुसूचित जाति एससी 5% और बाकी जो अनारक्षित वर्ग हैं 50% आरक्षण दे रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं थोड़ा टीएसपी के बच्चों को बता दूं कि टीएसपी के बच्चों के लिए जो विस्तृत विज्ञापन है इसमें एससी, एसटी और जनरल का कॉलम ही है। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी के वे विद्यार्थी जो यूँ चाह रहे हैं कि हम ईडब्ल्यूएस में देखो जैसे आयु में छूट होती है, तो टीएसपी के विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं और वे आयु में छूट लेकर अगर फॉर्म भरेंगे और फिर आगे जाके उनको अनडिजर्व कैटेगरी से फाइट करना है तो कहीं ना कहीं उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप सभी ध्यान रखें कि जिस भी आरक्षित श्रेणी से आप आ रहे हैं उसी आरक्षित श्रेणी में आवेदन करें, या उसी आरक्षित श्रेणी की सीट लेने के लिए आप वैलिड हैं या नहीं है, आपकी आगे सीट है या नहीं, इसकी भली बात जांच कर लें, तभी आप आवेदन को ध्यान से भरें। क्योंकि कहीं आप पहले छूट ले लेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको आगे लिया नहीं जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। कमेंट करने के बाद अपन इस पर सारी चर्चा और कर लेंगे। वेतनमान के लिए आपको पता है 14,600 रुपये पारिश्रमिक आपको परिवीक्षा काल में दिया जाएगा और 7वें वेतन आयोग के द्वारा L5 की नौकरी आपकी फिक्स लग जाएगी। तो चलिए साथियों, अब कुछ आयु सीमा के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले भर्ती परीक्षा में योग्यता, पात्रता और छूट के बारे में बात करेंगे। तो भारत का नागरिक, भूटान का प्रजाजन, नेपाल का, देवनागरी, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए। यहाँ कुछ परसेंटेज का वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। 12th पास प्लस सीईटी आपकी पास होनी चाहिए। और कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता के लिए आपको ध्यान रखें LMV या HMV दोनों जो भी है, लाइट और हैवी, दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष का पूर्व बना हो। इसका मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपका दोनों लाइसेंस बने हुए होने चाहिए। इस बात को आप समझ गए, 1 साल पुराना हो। तो चलिए अब अपन चर्चा करते हैं इस विज्ञप्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आयु सीमा के बारे में। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी, इस बात को आपको पता है। लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा कांस्टेबल भर्ती विभाग ने जो बताया है कि आप ध्यान रखें, ऐसे पुरुष और महिला, सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं, ऐसे पुरुष और महिला जो 1/1/2008 के बाद नहीं जन्मे हो और 2/1/2002 से पहले का नहीं हो। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि आपको ध्यान रखना है कि 2/1/2002 से लगाकर 1/1/2008 के बीच में आपकी जन्म डेट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वही 2/1/97 हो जाएगा, कुछ रिलैक्सेशन इसमें मिल रहा है आपको। EWS, SC, ST, MBC इसके लिए आपको 1/1/8 से 2/1/97 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारी और मध्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के आश्रित को 1/1/8 से लगाकर 2/1/99 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1/1/8 से 2/1/83 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ रिलैक्सेशन है तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं। कांस्टेबल चालक के लिए अगर अपन बात करेंगे तो भी वही बात है। देखिए कुछ आगे आपको बतलाता हूँ मैं। कांस्टेबल चालक के आवेदकों के लिए क्या करना है, सामान्य के लिए 1/1/8 से 2/1/99 के बीच में उसका
जन्म होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? EWS SC ST MBC EC के लिए क्या है? 1/1/8 से 2/1/94 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मित्र पुलिस अधिकारियों के आश्रित हैं तो 1/1/8 से 2/1/96 के बीच में जन्म। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1/1/8 से 2/1/1983 के बीच में जन्म होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप विधि। तो चलिए साथियों, अब आगे अपन शारीरिक मापदंड के बारे में बात करते हैं। राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार आपके ऊंचाई, सीने, वजन का क्या माप है? तो सामान्य क्षेत्र के लिए न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर और पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीने की बात करें, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर आपको चाहिए और फुलाने पर 86, यानी कि आपको पता है 5 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम होना चाहिए। और न्यूनतम वजन जो पुरुषों में लागू नहीं है और महिलाओं में 47.5 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। सीने का महिलाओं में लागू नहीं है। उसके बाद 12 जिला के शहरी आदिम जनजाति के बारे में बात करें तो पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर, फुलाने पर 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कम से कम फुला होना चाहिए। और वजन पुरुषों में लागू नहीं है और महिलाओं में सीना लागू नहीं है, सहरिया, और 43 किलो उनका वजन चाहिए। तो सहरिया के लिए जो आदिम जनजाति हैं, शाहबाद और बारा किशनगंज तहसील के निवासी, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। तो आप ये देख लें, भली बात जांच कर लें, क्योंकि शारीरिक मापदंड को जांच करने के बाद ही आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन सारे क्राइटेरिया में फिट बैठना है। तो आप सभी जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं, सामान्य क्षेत्र से या फिर 12 के सहरिया आदिम जनजाति से, तो आप चेक कर लें, उसके बाद ही आवेदन की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए साथियों, आगे के लिए बढ़ते हैं। कुछ इसमें सामान्य क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति और जो जनजाति और जाति हैं, उनके अगर कोई उपलब्ध नहीं होंगे तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी तो वही है, कुछ महिलाओं के लिए भी रिलैक्सेशन हो सकता है कि सहरिया महिलाओं के लिए अगर नहीं है तो 152 सेंटीमीटर और 47 पॉइंट की छूट दे नहीं होगी, क्योंकि जो सहरिया महिला हैं उनके लिए ही 43 किलो और ऊंचाई में छूट है, बाकी किसी को भी छूट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ आप डिटेल वाइज पढ़ते चलिए और अपन चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो साथियों, चिकित्सा हेतु क्या आपके मानदंड होने चाहिए? तो देखिए, आपके लिए 6/6 की बेहतर आंख या फिर ये 6x9 की 72 आंख होना चाहिए। न्यूनतम निकट दृष्टि और दूरदृष्टि में भी आपको दिखने में, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपकी चिकित्सीय माप 6x6 या 6x9 होनी चाहिए। मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, अब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। आप में भेंगापन नहीं होना चाहिए, घुटने नहीं टकराने चाहिए, नसें फूली हुई नहीं हो, रतौंधी नहीं हो, रंग दृष्टि दोष न हो, हकलाकर बोलना, पैर समतल, शल्य प्रॉब्लम, ऐसी कोई अंग भंग विकृति जो आपको आपकी कर्तव्य पालन करने में बाधक हो, तो आप ऐसा अपने शरीर के प्रति देख लें, क्योंकि शारीरिक मानसिक रूप से आपको फिट होना जरूरी है। नियुक्ति के लिए कुछ अयोग्यता के बारे में भी यहाँ दिया गया है, तो हम देखते हैं आगे क्या कुछ इसमें है। तो देखिए, इस योग्यताओं में क्या क्या है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपके महिला और जो पुरुष उनके जीवित पत्नी पत्नी में जो भी आपका नियम है होना चाहिए। बच्चों से संबंधित 1/6/2000 बाद उसके बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो। दहेज आपको नहीं लेना है। राज्य की सेवा में नियुक्ति के लिए दहेज बिल्कुल नहीं लेना है। फिर आपको, अगर आप कोई आपराधिक प्रकरण में किसी भर्ती परीक्षा में संलिप्त हैं या आपराधिक आपका केस चल रहा है, तो उस संबंध में भी आपको, जब तक न्यायालय बरी नहीं करेगा तब तक आप इसके लिए पात्र नहीं है। तो ये अयोग्यताएं आप थोड़ी कुछ ध्यान रखें अपने बारे में, ये भी विशेष बिंदु होते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको कर दूं कि जो आपकी लिखित परीक्षा है उसके जो प्रवेश पत्र हैं आपको साइट पे मिल जाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना है कि आप SSID के लॉगिन के समय जो ईमेल और मोबाइल नंबर देते हैं उस पर आपको खास ध्यान रखना है, वो आपको सही देने हैं, क्योंकि उन पर ही आपसे सारा जो संवाद होगा, आगे का जो वार्तालाप है विभाग द्वारा, सारी सूचनाएं आपको उसी पे भेजी जाएगी या फिर आप उससे लॉगिन कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड देवें, OTR में भी नहीं हो तो उसको अपडेट कर देवें। ये एक मस्ट चीज़ है जिसको बहुत सारे विद्यार्थी हल्के में लेते हैं, लेकिन नहीं करना है आपको, बिल्कुल ओके लेना, ताकि आपको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। चलिए साथियों, आगे की बात करें भर्ती परीक्षा हेतु चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए, लिखित परीक्षा का टेस्ट होगा। अब यहाँ कैटेगरी वाइज है, सामान्य के लिए अलग है, कांस्टेबल के लिए, चालक के लिए अलग है और बैंड के लिए अलग है। सामान्य के लिए क्या होगा साहब, OMR के लिए 150 की परीक्षा होगी,
पीएसटी क्वालिफाइंग होगा, दौड़ लगानी होगी आपको 25 मिनट में 5 किलोमीटर, और आपको दक्षता परीक्षा आपके नहीं होगी, और 20 अंक आपको एनसीसी या होमगार्ड के संबंध में मिल सकते हैं। तो आपके कुल 170 में से मेरिट बनेगी। फिर कांस्टेबल चालक की बात करें तो 150 का प्रश्न पत्र होगा, योगात्मक आप क्वालिफाइंग हो, 30 नंबर आपके दक्षता परीक्षा के मिलेंगे, जो एलएमबी और एचएमबी टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके लिए। फिर आप में एनसीसी वाला कोई लागू नहीं, तो आपकी 180 में से मेरिट बनेगी। कांस्टेबल बैंड के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, है ना साहब। क्वालिफाइंग आपको दौड़ लगानी है, 30 नंबर आपके किसके होंगे, बैंड बजाने के, जो बैंड की दक्षता परीक्षा होगी उसके लिए, तो 30 में से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये आप सारी विस्तृत जानकारी समझ गए हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में क्या प्रावधान है, तो 150 अंकों का पत्र होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 ही प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, और 25% यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी समझ गए हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर आप देखिए सिलेबस के बारे में चर्चा करें। पार्ट ए में आपके लिए रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर 60 प्रश्न और 60 अंक। सामान्य गणित इस बार नया जोड़ा गया है। पार्ट बी में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर्स और महिला बाल अपराध के संबंध में, और इस बार कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 45 प्रश्न, 45 अंक। पार्ट सी के बारे में बात करें तो राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इन सभी के जो पहलू हैं वो 45 अंकों के आपको पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न, 150 अंक, ये आप पहले से ही जानते हैं। और मैं आपको बता दूं अब इसके बारे में कि जो क्वालिफाइंग प्रकृति क्या होगी लिखित परीक्षा में, तो देखिए साथियों, उसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी यहाँ दे रखी है कि भाई साहब, जो आप जनरल और एमबीसी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के हैं उनको 40% परीक्षा में लाने हैं। एससी एसटी जो भी हैं उनको 36% न्यूनतम अंक हासिल करने अनिवार्य है। भले ही आप कितने होशियार है उससे कोई लेना देना नहीं है। 40% आपको लाने हैं, या फिर आपको एससी एसटी है तो 36% लाने हैं। टीएसपी के बच्चों के लिए इसमें कोई मिनिमम मार्क्स की वैल्यू नहीं है। टीएसपी के बच्चों के लिए जो जैसे मेरिट निकलेगी वैसे ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ओएमआर बेस्ट के 50 प्रश्न पत्र की आपत्तियां आपसे करेंगे, तो ये सारी बातें परीक्षा होने के बाद की हैं। और 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा, ये भी बात आपको पता है। यहाँ लिखा है 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा। उसकी चस्पा करेंगे जिले वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट, माह जून और जुलाई में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो देखिए जुलाई में भी हो सकती है, अगस्त में भी हो सकती है, ये पूरा बोर्ड पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान पुलिस की, जहाँ तक मुझे मालूम है, राजस्थान पुलिस का जो कहने का मतलब पेपर करवाने का तरीका या फिर इनकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो साथियों बहुत ही गजब का है। तो माह जुलाई या अगस्त तक मुझे लगता है आपकी परीक्षा होना तय है। तय मान के ही चलिए, इस विस्तृत विज्ञापन के हिसाब से ही चलेंगे अपन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको क्या करना है, कैसे करना है, देख लीजिए थोड़ा सा। किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको प्रमाण पत्र बनाकर ले जाना होगा और आवेदन पत्र ले जाना होगा। उसके बाद आपकी कुछ फोटो वगैरह होगी और आपका पूरा सा दक्षता परीक्षा हो जाएगी। उसके संबंध में हम और बात कर सकते हैं, अभी इस पर कम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आती है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा की मेन पॉइंट। 5 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी, 25 मिनट पुरुष को मिलेंगे, 35 मिनट महिला को मिलेंगे, 30 मिनट भूतपूर्व सैनिक को मिलेंगे। सामान्य हो, चालक हो या बैंड हो, सभी के लिए दक्षता परीक्षा यानी दौड़ जरूरी है। और टीएसपी के जो एससी एसटी है उनको अपने 30 मिनट दौड़ के लिए मिलेंगे। तो आपका कोई सवाल यहाँ नहीं बचता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है कि अगर आप दक्षता परीक्षा में असंतुष्ट है तो 500 रुपये देकर वहीं अपील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मित्रों, मेडिकल बोर्ड में भी असंतुष्ट हैं कि आप कोई बता देते हैं शारीरिक मानसिक विकृति है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, वहीं पे तुरंत कर सकते हैं दौड़ के दौरान ही। तो ये सारी चीज़ें अपन बाद में बता सकते हैं। तो चलिए दक्षता परीक्षा में आपको क्या करना है, जो लाइसेंस आपका है एलएमवी एचएमवी जो भी है वो 1/1/26 से 1 वर्ष पूर्व यानी 1/1/25 से पहले बना हुआ आपके पास होना चाहिए। तो 1/1/25 तो मित्रों आप सभी को पता है गुजर चुकी है, तो ये आप सभी ध्यान रखें, चालक के लिए यही है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। विशेष योग्यता हेतु आवंटित क्या है, देखिए एनसीसी का आपके पास कोई है तो सी के लिए, सी ग्रेड के लिए, सी प्रमाण पत्र के लिए 10, बी के लिए 8 और ए के लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। होम गार्ड में अगर आपने 3 साल सेवा दी है तो 10 नंबर, 2 साल दिए तो 8 नंबर, 1 वर्ष दिए तो 6 नंबर।
और भी आपके पास में अगर कोई विशेष डिप्लोमाधारी आप हैं, जैसे कि MA, MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय हैं, तो 10 अंक आपको एक्स्ट्रा प्राप्त होंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सोशल साइंस पुलिस प्रश्न के अनुरूप में कम से कम एक विषय में BA LLB की हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। उपरोक्त विषय में कोई डिप्लोमा प्राप्त है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये विशेष अंक आपके योग्यता अंक हैं, तो आप ध्यान रखें इसको। चलिए, चयन सूची बोर्ड की वेबसाइट पर होगी और जिला मुख्यालय के वहाँ भी प्रेषित की जाएगी, तो आप सभी वहाँ से मिलेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आपका क्या होगा कि भाई आप चिकित्सा अधिकारी के 6 माह के अंदर आपको ठीक किया जा सकता है, यानी कोई भी ऐसा दोष है। देखिए, स्वास्थ्य के संबंध में मैं आपको बता दूं, जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा देने जाएं तब आपको फिट होने का प्रमाण पत्र वहाँ देना है मतलब देना ही है। उसके बाद आपका अंत में जब फाइनल सिलेक्शन के समय मेडिकल होगा उस समय भी आपको फिट रहना है। तो स्वास्थ्य परीक्षण में आपको प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, आपको सीधा सा प्रश्न है कि भाई साहब हमें फिट रहना है, बस शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट रहना है। प्रमाण पत्र और चरित्र सत्यापन के बारे में जो भी है देखिए ना, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं, आयु प्रमाण पत्र है, और भी जो कार्मिक विभाग के द्वारा EWS के बारे में, MBC के बारे में, संतान के बारे में, जो जितनी TSP के बारे में, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, विषय परित्यक्ता, ड्राइवर है, तो जो जितने सारे प्रमाण पत्र हैं आपको वहाँ प्रस्तुत करने होंगे। जिस भी आरक्षित श्रेणी से आप आवेदन कर रहे हैं उसी श्रेणी के संबंध में आपको सारे डॉक्यूमेंट बनवाकर प्रस्तुत करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थी और आपने इस पूरी विज्ञप्ति को ध्यान से मेरे मुख से सुना। और आपको आवेदन भरने के समय में कोई शंका समाधान है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पुलिस राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ भी आप डेली विजिट कीजिए। अब आपकी सीटों के बारे में कुछ वर्गीकरण है, तो मैं आपको सिर्फ पूरी सीटें ही बताऊंगा क्योंकि एक एक को बताना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। तो चलिए, कांस्टेबल जो सामान्य नॉन TSP हैं, क्योंकि सामान्य और चालक और बैंड अलग अलग हैं, तो सामान्य की जो सीटें हैं वो सारे जिलों को मिला करके आपके 6456 सीट आपकी यहाँ मुझे दिख रही हैं। तो ये आपकी सीटें हैं। उसके बाद अपन आगे की ओर देखें तो कांस्टेबल चालक NTSP नॉन TSP की हैं, तो वो साथियों 412 सीट हैं। उसके बाद और अपन आगे की ओर रुख करें तो कांस्टेबल बैंड नॉन TSP के लिए 71 सीट है। उसके बाद अपन चलेंगे कांस्टेबल सामान्य TSP के लिए, तो 1162 सीट TSP में कांस्टेबल सामान्य की हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो देखिए कांस्टेबल चालक की TSP में कितनी है, तो 47 कुल योग इसका आएगा। ठीक है ना सब, तो आप सभी धीरे धीरे आप समझ गए हैं कैसे क्या है, कुल योग की सीटें हैं ये। उसके बाद अगर आप आगे चलें अपन तो देखिए यहाँ आपने समाप्त होता है। तो TSP नॉन TSP की आप सभी सीटों को आपने उसका वर्गीकरण किया। उसके बाद अपन ने देखा कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु की छूट है, कैसे क्या है, सारी जो कार्मिक विभाग की भी जो साइट से उस पर भी उपलब्ध हैं। आप खुद भी इसका अध्ययन करें, विज्ञप्ति को आप एक बार पुनः पढ़ें। उसके बाद देखें तो साथियों इसमें मेन जो पॉइंट निकल कर आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास समय कम है। CET में जो आपने पढ़ा है उसको ही वापस आपको धार देनी है और धार देने के बाद जुड़ जाना है, कठिन संघर्ष करना है, क्योंकि आपके पास 2 से ढाई महीने हैं और 2-2.5 महीनों में आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो PYQ की बुक्स हैं वगैरह ऐसी कुछ हैं और आगामी वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो जल्दी से जल्दी सिलेबस को पूर्ण करें। इस बार मैथ्स का नया रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पार्ट ए में है पहले रीजनिंग प्लस कंप्यूटर होता था, लेकिन अब मैथ्स को जोड़ दिया है। महिला बाल अपराध के संबंध में बहुत बड़ी बड़ी बुकें आप पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान GK को कैसे तैयार करेंगे, इन सारी विस्तृत इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे अपन आगामी वीडियो में। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति आपके सामने है। फॉर्म की डेट 28 अप्रैल से 17 मई 20 दिवस हैं। जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिए और जुड़ जाइए, मस्ती से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। कांस्टेबल में जो मेरे भाई जो नई प्रतिभाएं जो देश सेवा में वर्दी के लिए अपना त्याग समर्पण देने के लिए तैयार हैं, पिछले भर्ती में कुछ अंकों से रह गए थे मित्रों, एक ही सलाह दूंगा, एक ही मोटिवेशन दूंगा कि उन माँ बाप की अपनी तस्वीर को देखना और जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।